किन देशों के बीच हुई थी। ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट लगा होगा, चूंकि आप ये नई बार क्वेश्चन सुन रहे होंगे। इसका आंसर जब आप हो जाएगा वह हो जाएगा रूस और जर्मनी। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो दिया गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी जवाब सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, जो दिया गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको मालूम भी होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। हालांकि यही दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, बारदोली आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन, ये 2 आंदोलन का नाम दिया गया है। इसमें से आपका एक आंसर सही है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसका आंसर होगा क्या। उसके बाद में दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। तो दोस्तों भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट आपका 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। उसके बाद में हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिया गया है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो जो श्रमिक वर्ग के लोग थे उन्हीं का शोषण हुआ था पूंजीपति वर्ग के लोग के द्वारा। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आपका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिए हैं, वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन देख ले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, दिया गया भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI प्रश्न मान लीजिए, आपको एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेगा। दिया गया है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक का छपाई किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा बाइबिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जापान, चीन और यहाँ पे अमेरिका और भारत दिया गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका चीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा एंड्रीन। ठीक है, एंड्रीन एक ऐसा आपका रसायन का नाम है जिससे मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित यानी रोका जा सकता है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि बिहार में अति जल दोहन भूमिगत जल के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्लोराइड, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। आपका आंसर हो जाएगा वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह PDF भी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट में देखेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि PDF लेते कैसे है। उसके बाद में हम लोग अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। आंसर हो जाएगा आपका 7%। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। दिया गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। आपका आंसर रहेगा बक्साइट। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क बक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है। ठीक है, तो आपका इसे तीनों में से कोरंडम, क्रायोलाइट और बक्साइट में से कोई ना कोई एक रहेगा। हालांकि यहाँ पे आपका बक्साइट दे दिया गया है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दिया गया कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। दिया गया है आपका आंसर खिलौना उद्योग, क्योंकि ये बहुत छोटा पैमाना का उद्योग है आपका खिलौना उद्योग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देख लेते हैं। दिया गया है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, यानी पूरे देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित कितने हैं। आपका आंसर सही जवाब है वह होगा 15। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर रहेगा 6283, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो दिया गया कि तल चिन्ह की सहायता से किसी भी स्थान की मापी गई ऊंचाई दूरी
क्या कहलाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जियोग्राफी से शायद लिया गया है। आपका यहाँ पे सर्वोच्च रेखा गलती है, विशेष ऊंचाई त्रिकोणमितीय स्टेशन ये भी गलती है। आपका सही हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको जो आगे एग्जाम होने वाला है उसमें आपको ये प्रश्न बहुत सारे इसमें से पूछे जाएंगे। दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 21 कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो हमारा अभिप्राय स्त्री और पुरुष समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई समान भूमिका के बीच होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। दिया गया है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म को विशेष राजकीय धर्म बनाता है। और उसका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। दोस्तों आपका ये आंसर सही था, आपका ऑप्शन ए में कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। ठीक है, यानी धर्म के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, कोई हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है सत्ता की साझेदारी। आपका ऑप्शन डी में इसका आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों इस प्रकार दिया गया है कि 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 1975 तो उस समय में दोस्तों क्या हुआ था कि देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। तो 1975 देश के आपातकाल लागू हुआ था, इसी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से स्थित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना आपका गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश से होते हुए ये नर्मदा नदी निकलती है, यानी आपका ऑप्शन डी में इसका सही जवाब है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन से लोकतंत्र का प्रांत कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को दोस्तों लोकतंत्र का प्रांत कहा जाता है। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन इस सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि राजनीतिक दल का लोकतंत्र का प्रांत कहा जाता है क्यों। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा चूँकि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 दिया गया है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। तो यहाँ पे सांसद और विधायकों पे लागू होता है। दल बदल कानून क्या है इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि दल बदल कानून वह कानून है अगर कोई भी विधायक या सांसद अपनी दल को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो उसे दल बदल कहते हैं। ठीक है, तो इस पर हालांकि रोक लगाया गया है, अब कोई भी विधायक या सांसद अपने दल को छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, काफ़ी इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1999 ईस्वी में, आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए। यह कि निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। आपका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, यानी आपका ऑप्शन बी में है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश दोस्तों विकसित देश कहलाते हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देख लिए हैं। उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 2015 में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार के किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो देखिए जिला अगर पूछा जाए तो आपका आंसर लिखिए पटना। अगर वहीं आपका राज्य पूछ दिया जाता कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो वहाँ पे आपका आंसर लिखना पड़ता गोवा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक आपका ऑफ इंडिया, आपका ऑप्शन ए में सही था। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1969। ठीक है, आपका ऑप्शन सी में सही है। दोस्तों वीडियो को अभी तक नहीं किए हैं लाइक तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, यानी आपका जो सही जवाब होगा वह होगा इनमें से सभी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखिए कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है।
तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देख चुके हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो एक चीज़ मैं आपको बतलाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए फोर्ड मोटर्स आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी सैमसंग और कोका कोला है, ठीक है। लेकिन आपका हालांकि मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दिया गया था कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो आपको ध्यान रखिए, आपका जो ऑप्शन यहाँ पे डी में इनमें से सभी दिया गया है, वहीं पे अगर एग्जाम में आपको अगर संतोष रहता है, ठीक है, और रहता है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो आपका जो सही जवाब होगा वह होगा संतोष, ठीक है। हालांकि मॉडल पेपर में हम देख चुके थे ये क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। हालांकि मॉडल पेपर का सभी का सोल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड है, नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना ही 17 मार्च, ना ही 19 अप्रैल और ना ही 22 अप्रैल। आपका सही जवाब होता है वह होगा 15 मार्च को आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 को, यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता का शिकायत कर सकता है। तो इसका भी मैं बता चुका हूँ सोल्यूशन, यहाँ पे राज्य आयोग इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चूँकि 20 लाख से लेकर और 1 करोड़ तक के मामलों का सुनवाई आपका होता है राज्य आयोग में, और उसके बाद में 1 करोड़ से अधिक मामला का सुनवाई होता है राष्ट्रीय आयोग में, और यहाँ पे 20 लाख से नीचे होता है जिला फोरम में, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब था वह था राज्य आयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देख लिए हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 और 39। हालांकि 40 क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछे जाते हैं, और हालांकि हम लोग इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। दिया गया कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए समुद्र में भूकंप आना, स्थल क्षेत्र में भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं, और द्वीप का भूकंप आना। तो जो सही जवाब था वह होगा समुद्र में भूकंप आना। पृथ्वी में जो भूकंप आता है उसको हम कंपन होता है उसे भूकंप बोलते हैं, और नदी में जो भूकंप आता है यानी समुद्र के तली में जो कंपन होता है उसको हम सुनामी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र, ठीक है। कि जहाँ पे भूकंप सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, जहाँ पे आपका भूकंप होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। तो दोस्तों ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हम लोग देखने वाले हैं उसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग लाइक ना किए हैं वीडियो को तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो के देखने के बाद आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया गया है कि कोयला एवं लौह उद्योग में अनवीकरणीय कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की है कैसे। इसका आंसर आपका ऑलरेडी इसमें लिखा जा चुका है, आपको मिल या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आपको जब मैं PDF दे दूंगा तो वहाँ से याद कर लीजिएगा। फिर दिया गया कि शहरों ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया। आपको हालांकि यहाँ पे दे दिया गया है, आपको बहुत आसानी तरीके से इसका आंसर दिया गया है, और उत्तर यहाँ पे दे दिया गया है कि जल पूर्ति की समस्या, आवास की समस्या, प्रदूषण की समस्या। फिर दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप में विस्तृत किया गया। इसका भी आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, आप याद कर लीजिएगा। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की योगदान की विवेचना करिए। ये दोस्तों आप ये लिख के रख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करना। उसके बाद में दिया गया है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारण थे, परिणाम के साथ स्पष्ट करें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सभी का आंसर इसमें मौजूद है, आप जब PDF मिलेगा आपको तो वहाँ से आप बना सकते हैं। दिया गया है कि 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बनता है। यानी 2 ऐसे आपका टॉपिक आंसर में देना है जिससे पता चले कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया इसका आंसर यहाँ पे मौजूद है, आप PDF ले लीजिएगा, वहाँ से याद कर लीजिएगा, या आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ से ये सब क्वेश्चन चुन के याद कर सकते हैं। फिर दिया कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, इसका भी आंसर यहाँ पे दिया जा चुका है, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में दिया गया है क्वेश्चन नंबर अगला, जो इस प्रकार की शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। देखिए ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंजिंग बता रहा हूँ कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम के लिए। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करता है, इसके मापदंड क्या हैं। इसका भी आंसर यहाँ पे मौजूद है, आप याद कर लीजिएगा। फिर दिया गया है न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, इसका सुधारने का क्या उपाय है, ये भी आप याद कर लीजिएगा।
और यहाँ पे बहुत सारे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में मौजूद है। दिया गया आर्थिक नियोजन क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता अधिनियम के नियम 1986 के प्रमुख विशेषता क्या है, ये सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और इसका आंसर भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आपका सामाजिक विज्ञान में 5 विषय आते हैं, सभी का आंसर इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ दिए गए हैं। काफ़ी अच्छे ये पीडीएफ दिए गए हैं। तो आप क्या कीजिए कि इसी जो आप वीडियो देख रहे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो क्या कीजिए आप उस व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और यह पीडीएफ मैं उसमें भेज दूंगा। ठीक है, और आप व्हाट्सअप ग्रुप के जरिए इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो, चूँकि मैं आपको मैट्रिक में जितने भी विषय का एग्जाम होते रहेंगे उसका आंसर की भी मैं आपको चैनल पर डालता रहूँगा कि आप कितना सही बना के आए हैं। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आप जल्द मिलते हैं नए वीवीआई प्लान्स के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।